हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि और आज हम बात करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। आपने देखा होगा हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनकी बहुत वास्ट डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी है। जैसे कि उनका फॉर्म अलग है, साइज अलग है, शेप अलग है, लेकिन इतनी सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी दे पजेस अ यूनिफॉर्मिटी उनके बेसिक स्ट्रक्चर में। मतलब कि जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, या जो उनकी फंडामेंटल यूनिट है, उन सब की फंडामेंटल यूनिट सिमिलर होती है। और किसी भी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है ये जानने के लिए सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये अनियन पील एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो अनियन का बल्ब होता है, हम अनियन लेंगे और जो उसकी ट्रांसपेरेंट पील है, हम उससे ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप हम वो पील अलग करेंगे और एक वॉच ग्लास में रखेंगे जिसमें पानी होगा। हमने पानी क्यों रखा है? हमने पानी इसलिए रखा है वॉच ग्लास में, ताकि जो वो पील है वो ड्राई ना हो और ना ही फोल्ड हो। तो हम आगे एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे और फोर्सेप की हेल्प से उस पील को उस वॉच ग्लास से उठाकर उस ग्लास स्लाइड के बीच में रखेंगे। इतना करने के बाद हम उसके ऊपर डालेंगे 1 ड्रॉप ऑफ सैफ्रनिन। ये सैफ्रनिन बेसिकली एक स्टेन होता है जो कलरलेस सेल्स को स्टेन करने के लिए यूज होता है। जो हमने पील ली है वो कलरलेस है, तो उसको स्टेन करने के लिए इसलिए हम सैफ्रनिन यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने सैफ्रनिन डाल दी 1 ड्रॉप। उसके बाद फोर्सेप की हेल्प से हम उसके ऊपर लगाएंगे कवर स्लिप और उसको व्यू करेंगे अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना उस पील को, तो हमें ना कुछ जैसे कुछ राइट साइड में दिख रहा है, ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। कैसा लग रहा है ये स्ट्रक्चर? हनीकॉम्ब जैसा। और किस रिजेंबल कर रहा है? ये स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है जैसे कि ब्रिक होती है ना, ये स्ट्रक्चर हमें वैसा सा लग रहा है, राइट। तो जो ये एनक्लोज एंटिटी या स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसमें? उन्होंने इस स्ट्रक्चर को जो डिस्कवर किया था वो उन्होंने किया था एक कॉर्क सेल में। कॉर्क बेसिकली क्या होता है? कॉर्क ऑब्टेन होता है हमें बार्क से। ठीक है, तो उन्होंने जो ये कॉर्क सेल्स में ये स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था? सेल। उन्होंने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया था सेल। ठीक है, तो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल। तो ये पूरा चैप्टर जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? सेल के। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कवर किया सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क सेल्स में। ठीक है, उसके बाद जो पहले लिविंग सेल्स थे वो डिस्कवर हुए पॉन्ड वाटर में, और किसने किए थे? ल्यूवन हुक ने किए थे इन द ईयर 1674। ठीक है, उसके बाद डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की 1831 में। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की वो डिस्कवरी। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आए परकिंजी। इन्होंने डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? बेसिकली जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है ना सेल का, हम उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इन्होंने डिस्कवर किया इन द ईयर 1839। ठीक, उसके बाद दो साइंटिस्ट थे शेलेडियन और श्वान। इन्होंने डिस्कवर किया सेल थ्योरी। कौन से ईयर में? 1838 और 1839 में इंडिपेंडेंटली। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? वो सेल्स से मिलके बने हैं। और जो सेल है वो किसी भी लाइफ की एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, उसके बाद इस सेल थियरी को एक्सपेंड किया गया। किसने किया? विर्चॉ ने किया इन द ईयर 1855। और इन्होंने इसमें क्या ऐड किया? उन्होंने कहा कि जितने भी सेल्स होते हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो सेल होती है ना वो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। ठीक, और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिल उससे अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये जो पहले डिस्कवरीज थी ये सब किससे हो रही थी? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, अंटिल 1940 जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की।
और उसकी हेल्प से क्या हुआ, उसकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुआ तो जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स थे सेल के या उसके ऑर्गेनील्स थे, वो सब अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो हमारे अर्थ पे दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम्पल? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। ये सब क्या है? ये सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बने हुए। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये मेनी सेल्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। ये सारे क्या हैं? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, इनमें एक लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। कैसे? कि जो सारे होते हैं ये सारे किससे मिलके बने होते हैं? ये सब सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल कंबाइन करेंगे आपस में, क्या बनाएंगे? टिश्यूज। जब टिश्यूज कंबाइन होंगे आपस में, क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स। ऐसे ही जब बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन करेंगे वो बनाएंगे एक ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बनेगा? एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये स्लाइड में हम दिखा रहे हैं कि जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल, तो उस टाइम पे जो ये इमेजेस थी उनको कुछ ऐसा दिख रहा था, ये स्ट्रक्चर ऐसा हनीकॉम जैसा। ठीक है, तो हमने बात की थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। हमने एग्जाम्पल्स भी बताए थे। कौन कौन से बताए थे? कि अमीबा है, बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। ये सब किससे मिलके बने हैं? ये सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, अब है एग्जाम्पल्स ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स हैं, ह्यूमन्स हैं। ये सब क्या हैं? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने कैसे हैं या फॉर्म कैसे हुए हैं। तो हम बोल रहे हैं वो सारे सिंगल सेल से आए हैं। जैसे हमने बताया था कि सेल्स कंबाइन हुए तो टिश्यूज बने, फिर ऑर्गन्स बने, फिर ऑर्गन सिस्टम्स बने, और फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो पहले क्या था? सिंगल सेल से ही वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है। ठीक है, वो सेल डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को अराइज करते हैं। ठीक है, और सारे जो सेल्स होते हैं दे कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, आगे चलते हैं। अब हमने बात की कि सेल्स होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन क्या ये सारे सेल्स स्ट्रक्चर में सब सेम रहते हैं? सो द आंसर इज नो। जो सेल्स होते हैं ना, जो उनका शेप होता है, साइज होता है, सारे सेल्स का अलग अलग होता है। और वो किस पे डिपेंड करता है? उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो सेल का शेप है वो जो फिक्स भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। फिक्स में कौन कौन से सेल्स आएंगे? जैसे कि अगर किसी सेल का शेप जो है फिक्स है, मतलब वो राउंड भी हो सकता है, इलोंगेटेड भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इरेगुलर शेप्स की, मतलब सेल का कोई डेफिनेट शेप नहीं है। कोई एग्जाम्पल? राइट, अमीबा। अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये अपना शेप बार बार चेंज करता रहता है। ठीक है, और अब बात करते हैं सेल के फंक्शन की, कि क्या सारे सेल के जो फंक्शंस होते हैं, जो सारे सेल्स फंक्शन करते हैं, वो सब सेम फंक्शन करते हैं? सो द आंसर इज नो। जो सेल्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि हमारे घर में रूम्स होते हैं, लाइक किचन है, बेडरूम है, लिविंग रूम है। हम उन सब का, सारे रूम्स का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। किचन में हम खाना बनाते हैं, बेडरूम में हम सोते हैं, लिविंग रूम में हम अपने गेस्ट को एंटरटेन करते हैं। ऐसे ही जितने भी सेल्स होते हैं उन सब का एक अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कितने अलग अलग साइज के और शेप के सेल्स हैं। ठीक है, जैसे ये ओवम है, क्या शेप है इसकी? ये ओवल है।
ये स्मूथ इलोंगेटेड, ये स्मूथ मसल सेल है, इसकी शेप क्या है, इलोंगेटेड है। ब्लड सेल्स हैं, डिस्कॉइडल शेप के हैं। नर्व सेल्स हैं, इलोंगेटेड है। ठीक है, तो सारे सेल का शेप अलग अलग है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस, कि हमने बात कर ली कि सारे जो सेल हैं उनका फंक्शन अलग अलग है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये लोग करते कैसे हैं, कि कोई भी एक सेल अपना बेसिक फंक्शन कैसे करता है। तो जो सिंगल सेल होता है ना, उसमें होता है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर कंपोनेंट का सेल के फंक्शन बटा हुआ होता है। ठीक, सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनील्स। ठीक है, और जो ये सेल ऑर्गेनील्स होती हैं वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे कि नया मटेरियल बनाना सेल के अंदर, या सेल के वेस्ट को क्लियर करना, या और भी बहुत कुछ। ठीक है, जो सेल होता है वो जिंदा रह पाता है क्योंकि सारे फंक्शंस जो होते हैं सेल ऑर्गेनील्स वो करते हैं। ठीक है, और इन्हीं सेल ऑर्गेनील्स को मिला के जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की वो बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल। जितने भी सेल ऑर्गेनील्स होते हैं उसमें मोर और लेस, जितने भी सेल्स होते हैं उसमें मोर और लेस सेम ऑर्गेनील्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या फंक्शन कर रहे हैं या फिर वो ऑर्गेनिज्म कहाँ मिल रहे हैं हमें, उनमें मोर और लेस जो ऑर्गेनील्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सेल की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, उनका शेप देख लिया हमने, साइज देख लिया, कैसे फंक्शन कर रहे हैं वो देख लिया। अब सेल कैसे बना है, उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या। ठीक, तो जो सेल होता है, हमने बात की थी ना अभी, सेल ऑर्गेनील्स होते हैं सेल के अंदर, ऐसे ही जो सेल ऑर्गेनील्स होते हैं ना, वो सेल मतलब अगर वो होंगे तो वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड होंगे, राइट। अगर वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होंगे तो इधर उधर जाते रहेंगे और एक सेल को पर्टिकुलर शेप नहीं मिलेगा। इसलिए सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो उसको शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उसके अंदर सेल ऑर्गेनील्स होते हैं। जो सेल ऑर्गेनील्स होते हैं ना वो सस्पेंडेड होते हैं फ्लूइड में, सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। तो 3 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल के ऑर्गेनील्स हैं और साइटोप्लाज्म है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 2 टाइप के सेल दिख रहे हैं हमें, लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है हमें प्लांट सेल और राइट हैंड साइड पे दिख रहा है हमें एनिमल सेल। ठीक, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है जो देख के पता लग रहा है कि हाँ ये इससे अलग है। क्या है वो डिफरेंस, ये वैक्यूल, ठीक है, ये एक ऑर्गेनील है। ठीक, प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा होता है, अराउंड 50 to 60% का एरिया ये ऑक्यूपाई करके रखता है, और जिसकी वजह से ये सारे जो बाकी ऑर्गेनिल्स है ना दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाते हैं सेल की। ठीक, ऐसे ही एनिमल सेल में ये वैक्यूल नहीं होता, और अगर होता है तो बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता जितना प्लांट सेल में होता है। ठीक, बाकी जो बाकी ऑर्गेनिल्स है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दोनों में है। ठीक है, इधर भी है इधर भी है, प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। लेकिन जो ये सेल वॉल होती है ये हमें सिर्फ प्लांट सेल में दिख रही है, एनिमल सेल में है ये नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ प्लांट सेल में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में कि आखिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होते क्या है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना इनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और जो इनका न्यूक्लियर मटेरियल है ना वो एंटेंगल्ड फॉर्म में पड़ा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसको क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, ना ही इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और जो उनका साइज होता है वो किस रेंज में होता है, 0.1 से 5 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है इनका साइज। जो सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना उनमें सेल वॉल होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें कि सेल वॉल एक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। किसमें नहीं होती, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है।
ठीक है, इसका साइज कितना होता है? अराउंड 0.1 माइक्रोमीटर। जैसे कि माइक्रोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट सेल है, ऐसे ही सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होता है? तो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। उसकी रेंज क्या है? उसकी रेंज है 170 mm इंटू 130 mm। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल की, कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें सेल वॉल होती है, सब में होती है, बस एक एक्सेप्शन होता है माइकोप्लाज्मा का, उसमें ये सेल वॉल नहीं होती है। और जो सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बात आती है यूकैरियोटिक सेल्स की। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, इनमें एक वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक, और इसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। और जो इनकी रेंज होती है ना, वो 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर्स की होती है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें दोनों होता है। ठीक, ये बात थी इनके डिफरेंसेस की, कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। लेकिन इनमें ना कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं, जैसे कि दोनों में राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है, दोनों ही सेल्स में डीएनए होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो सेपरेट करती है सेल के कंटेंट्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कि ये कुछ ही सब्सटेंसेस और मटेरियल्स की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करेगी। ठीक है, ये किससे मिलके बनी होती है? ये मिलके बनी होती है प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स से। ठीक है, तो चलो हमने बात कर लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और एंट्री या मूव, एंट्री और एग्जिट मतलब कुछ ही पार्टिकल्स के एंट्री या एग्जिट को अलाउ करती है। लेकिन जो ये मूवमेंट है इन एंड आउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, होता कैसे है? तो दो तीन तरीके होते हैं। पहला है डिफ्यूजन। जितने भी स्मॉल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये किसके थ्रू मूव करते हैं सेल के अंदर या बाहर? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन बेसिकली है क्या? डिफ्यूजन में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। मतलब जहां पे कंसेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की कम होगी, ये मॉलिक्यूल्स उस साइड मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा है ये ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस भी सेम डिफ्यूजन के जैसे होता है कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, लेकिन इसमें क्या होता है? थ्रू अ सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ये मूवमेंट। ठीक है, जो ऑस्मोसिस है ये दोनों में होती है, प्लांट सेल्स में भी होती है और एनिमल सेल्स में भी होती है। ठीक है, जो मूवमेंट है एक्चुअली तीन टाइप से होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक में एंड हाइपरटोनिक में। जो पहले हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहां सेल के अंदर और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन सेम रहती है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट होता है ना वाटर का इन एंड आउट ऑफ द सेल, वो सेम रहता है, जिसकी वजह से जो सेल की शेप है वो नॉर्मल रहती है। ठीक है, अगर हम सेल को डाल देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? जिसमें बाहर जो पानी की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, अंदर कम है, तो वाटर आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड मूव करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से पहले सेल स्वेल होगा और उसके बाद वो लाइस कर जाएगा। ठीक है, एनी एग्जाम्पल जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल है आप लोगों के पास? रेजिन्स, जिसको हम किशमिश कहते हैं, अगर हम उसको पानी में रखते हैं तो वो कुछ टाइम बाद स्वेल हो जाती है। ठीक है, क्यों क्यों? क्योंकि जो रेजिन्स के अंदर की कंसंट्रेशन है वाटर की वो कम होती है, बाहर ज्यादा होती है, इसलिए जो वाटर का मूवमेंट है वो अंदर की साइड होता है, इसलिए वो स्वेल कर जाती हैं। ठीक है, जो ये अंदर वाला मूवमेंट है ना वाटर का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस। अब बात आती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल के अंदर का वाटर का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है बाहर से, इसलिए जो वाटर होता है वो सेल के अंदर से बाहर मूव करता है,
जिसकी वजह से जो शेल होता है वो श्रिंक कर जाता है, ठीक है। और इस वाटर के मूवमेंट को, सेल के अंदर से जो बाहर मूवमेंट हो रही है वाटर की, इसको बोलेंगे हम एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। तो हमने बात की थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, तो इसलिए वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्लेक्सिबल होगी। और किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसी के वजह से जो सेल है वो एनगल्फ कर पाता है फूड को, ठीक है। तो इस एनगल्फिंग को क्या बोलते हैं हम? एंडोसाइटोसिस। क्या है बेसिकली एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस है कि किसी भी मटेरियल का इंजेक्शन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या बोल रहे हैं इसको हम? एंडोसाइटोसिस बोल रहे हैं। और जो अमीबा होता है वो अपना फूड इसी एंडोसाइटोसिस की हेल्प से लेता है, ठीक। तो जो एंडोसाइटोसिस होती है ना, दो टाइप की होती है। एक फेगोसाइटोसिस जिसको हम सेल ईटिंग कहते हैं, और दूसरी होती है पिनोसाइटोसिस जिसको हम सेल की ड्रिंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो अमीबा है वो अपना फूड कैसे ले रहा है। ये फूड पार्टिकल है, जैसे ही अमीबा इसकी विcinity में आया, इसने क्या किया? सूडोपोडिया से, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं अमीबा के, इससे सराउंड कर लेगा सेल उसको, फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेगा। उसके बाद फिर इसका डाइजेशन होगा, उसके बाद जितनी भी एनर्जी होगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद वो एसिमिलेट हो जाएगी और फाइनली वो उसको इजेशन के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देगा सेल से, ठीक। अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। जो सेल वॉल होती है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, और सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक। जो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है मिल्क किससे बनी होती है? सेलुलोज के। लेकिन सेल वॉल किसमें होती है? बैक्टीरियल सेल में भी होती है, जहां पर वो किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो सेल वॉल है ना, ये जो सेल की शेप को मेंटेन करके रखती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है किसी भी एक्सटर्नल या मैकेनिकल इंजरी से। उसके बाद इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक। जब भी कोई लिविंग सेल होता है वो वाटर लूज करता है थ्रू एक्सोऑस्मोसिस। अगर कोई भी लिविंग सेल वाटर लूज कर रहा है थ्रू ऑस्मोसिस, तो जो सेल के कंटेंट्स होते हैं ना, वो सेल वॉल से अलग हो जाते हैं, उससे श्रिंक कर जाते हैं। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। कभी कभी ये प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन ना 1 मार्क में आ जाती है कि डिफाइन प्लाज्मोलाइसिस। तो क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस? द श्रिंकेज और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल कंटेंट्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो सेल वॉल होती है वो क्या कर रही थी? शेप प्रोवाइड कर रही थी सेल को, और क्या कर रही थी? मैकेनिकल इंजरी से बचा रही थी, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी, और प्रेशर से भी बचाती है सेल वॉल किसको? सेल को, ठीक है। अब हमने बात की थी सेल ऑर्गेनील्स के बारे में, कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, ठीक है। तो जो पहला सेल ऑर्गेनील हम डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमने पहले स्टार्टिंग के स्लाइड्स में पढ़ा था, किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन से ईयर में? 1831 में, ठीक है। जो न्यूक्लियस है ना, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है, ठीक। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? जब ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जो उनका न्यूक्लियोइड है, जो उनका क्रोमैटिन मटेरियल है, वो ऐसे एंटेंगल या फोल्डेड फॉर्म में पड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वापस आते हैं न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और न्यूक्लियस सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, ठीक है। ये डबल लेयर्ड होता है। जो ये सेल ऑर्गेनेल है, इसके दो लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। और इसकी लेयर्स को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल की लेयर को हम क्या बोल रहे थे? सेल मेम्ब्रेन, ऐसे ही न्यूक्लियस की कवरिंग को बोल रहे हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इसमें पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये क्या करती है? ये ट्रांसफर ऑफ मटेरियल में, सेल मतलब न्यूक्लियस के इनसाइड और आउटसाइड मटेरियल्स को ट्रांसफर करने के लिए ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं।
उसके बाद जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके बीच में ना एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस या फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक, तो बेसिकली 4 कंपोनेंट है ये न्यूक्लियस के। पहला कौन सा हो गया? न्यूक्लियर एनवलप, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। दूसरा हो गया है न्यूक्लियर प्लाज्म। जो ये न्यूक्लियर प्लाज्म होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद बात आती है न्यूक्लियोलस की। जो न्यूक्लियोलस है ना, वो होता है, वो एक डेंस मेम्ब्रेनलेस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। और इस किससे मिलके बना होता है? ये आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही ना क्रोमैटिन मटेरियल होता है। जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, ये नेटवर्क ऑफ लॉन्ग फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे जब कंडेंस करते हैं तब हमको दिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है ना सेल के फंक्शन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए में प्रेजेंट होती है। डीएनए पे कुछ फंक्शनल सेगमेंट्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं जीन्स। और ये जीन्स क्या होती हैं? दीज जीन्स आर दी हेरिडिटरी यूनिट्स। ठीक है, इनकी वजह से ही जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर की जाती है। ठीक, ये सेल का स्ट्रक्चर है कि हमने बात की थी, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, जो ये बीच वाला स्पेस है ये क्या है? ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। ये जो पूरा है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, ये जो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये क्रोमैटिन है, और ये डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोलस है। ठीक, इसमें ये न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंसेस का या मटेरियल्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि न्यूक्लियस फंक्शन क्या करता है। जो न्यूक्लियस होता है ना, हम इसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं किसी भी सेल की, वो इस न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल होती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद और किस चीज में हेल्प करता है? ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन में हेल्प करता है। अब है कि ये क्या करता है, और इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें डीएनए होता है। उस डीएनए पे क्या थे? उस डीएनए पे जीन्स थे, जिसको हमने क्या बोला था? हमने उनको बोला था हेरिडिटरी यूनिट्स। तो एक फंक्शन क्या हो गया न्यूक्लियस का? इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल्स। ठीक है, और क्या हेल्प करता है ये? और हेल्प करता है ये राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में। ठीक है, अगला सेल ऑर्गेनील है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना डिस्कवर किया था इंडिपेंडेंटली पॉर्टर ने 1945 में और थॉमसन ने भी 1945 में। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। और किसमें नहीं होता? और मेमेलियन आरबीसीज में भी ये नहीं होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा है इसका? बेसिकली ये लार्ज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है मेम्ब्रेनस सिस्टम्स का, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसी किसी प्लेस पे ना, कुछ पॉइंट्स पे जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ठीक, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसका जो सरफेस है रफ होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ना राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं? राइबोसोम्स हेल्प करते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो सरफेस है वो स्मूथ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं होंगे। और ये किस में हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। जो कुछ लिपिड्स या प्रोटीन्स जो हैं, जो ईआर में सिंथेसाइज होते हैं, दे हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस ना, कभी कभी ये टर्म अब आपको एक मार्क में डिफाइन करने के लिए आ जाती है कि व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? क्या होता है कि जो कुछ सिंथेसाइज होते हैं प्रोटीन्स या लिपिड्स ईआर में,
वो हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, आगे ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। हमने बात की थी ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं ये न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड होते हैं। ठीक, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ सरफेस पे है क्योंकि इसका सरफेस रफ है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है, क्यों, इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं है। ठीक, और जो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये फोल्डेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम क्या बोल रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं सिस्टर्ने। और जो अंदर का जो स्पेस है इसको हम बोल रहे हैं सिस्टर्नल स्पेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब हम उसके फंक्शंस देखेंगे, ठीक है, कि बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है सेल में, जिसकी वजह से सेल को क्या मिलता है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो ईआर क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था हमने देखा था उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो वो किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस में हेल्प करता है, लिपिड सिंथेसिस में। ठीक है, हमने देखा था जैसे कि जी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कनेक्टेड होता है न्यूक्लियर एनवेलप से और कहीं कहीं पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो किस में हेल्प करता है ये कनेक्शंस, ये हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर। ओके, ऐसे ही जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द लीवर। ठीक है, हम आगे बात करेंगे गोल्जी अपैरेटस की। जो गोल्जी अपैरेटस है या फिर हम इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये किसने डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन द ईयर 1898। ठीक है, ये भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो वेसिकल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और फ्लैटेंड सेक्स होते हैं जिनके, और ये अरेंज होते हैं पैरेलली, ऐसे ऐसे पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे के। और इनको, इन स्टैक्स को हम क्या बोलेंगे, इन स्टैक्स को बोलेंगे हम सिस्टर्न्स। ठीक है, जितने भी मटेरियल्स, जैसे जितने भी मटेरियल्स होते हैं ना जो सिंथेसाइज होते हैं ईआर में, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे वो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होने हो, वो ट्रांसपोर्ट होंगे थ्रू दिस गोल्जी अपैरेटस। इस गोल्जी अपैरेटस के भी दो फेजेस होते हैं, एक सिस फेज होता है और दूसरा होता है ट्रांस। सिस फेज से जो इनकमिंग वेसिकल्स होते हैं वो आते हैं, जो ईआर से इनकमिंग वेसिकल्स होते हैं ना वो गोल्जी अपैरेटस में थ्रू सिस फेज से आते हैं। और ट्रांस फेज से ये रिलीज करता है सीक्रेटेड वेसिकल्स। ठीक है, जैसे कि ये सिस फेज है, यहाँ पे इनकमिंग वेसिकल्स आ रहे हैं, ये इसका ट्रांस फेज है, यहाँ से ये वेसिकल्स को रिलीज कर रहा है या सीक्रेट कर रहा है। ठीक, और जो ये फ्लैटेंड सेक्स है इनको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टर्ने बोल रहे हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अब कि ये फंक्शन क्या करता है, गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन क्या होता है बेसिकली। So it helps in the modification, sorting, packaging and transport of the vesicles inside and outside the cell. जितने भी वेसिकल्स होते हैं उनको मॉडिफाई करता है, पैक करता है और ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर और बाहर। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम एक और सेल ऑर्गेनेली है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ये उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स, कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है सिंपल शुगर्स से। ठीक है, तो ये है हमारा अगला ऑर्गेनेल, ये क्या है, लाइसोसोम, जिसको कौन सिंथेसाइज कर रहा था, गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, तो ये जो लाइसोसोम्स है ना ये डिस्कवर किए थे बाय क्रिश्चियन डी डूवे इन द ईयर 1955। ठीक है, जो ये लाइसोसोम्स होते हैं ना ये सारे एनिमल सेल्स में होते हैं, फंजाई में होते हैं, सर्टेन प्लांट्स में होते हैं, लेकिन किस में नहीं होते, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, और किस में नहीं होते, और मेमेलियन आरबीसीज में भी ये नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिकली स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और इसके अंदर ना ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना जो सिंथेसाइज होते हैं, ये किस में होते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक, अब ये फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं,
तो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे सेल के अंदर, उन सबके डाइजेशन में हेल्प करेगा ये, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग्स बोलते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है कि कभी भी जब सेल में डैमेज होता है तो जो लाइसोसोम होता है ना, ये बर्स्ट कर जाता है और खुद के ही सेल के कंपोनेंट्स को खा लेता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो नामों से बुलाया जाता है इसको, एक तो इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव बैग्स और दूसरा हम इसको बोलते हैं सुसाइड बैग्स, ठीक। सिंथेसाइज कहाँ हो रहे थे ये, कौन हेल्प कर रहा था इनके सिंथेसिस में, गोल्जी अपैरेटस, ठीक। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डिस्कवर किया था कॉलिकर ने, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम था वो दिया था बेंडा ने, ठीक है। तो कॉलिकर ने डिस्कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया कौन से साल में, 1857 में, लेकिन इसका नामकरण कब हुआ, इसका नामकरण किया बेंडा ने 1898 में, ठीक है। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सारे एरोबिक यूकैरियोट्स में होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में और एनारोबिक यूकैरियोट्स में ये नहीं होते। और किस में नहीं होते, ये मेमेलियन आरबीसीज में भी नहीं होते हैं, ठीक है। जनरली जो इनकी शेप होती है ना, वो सॉसेज शेप्ड होते हैं या फिर स्फेरिकल होते हैं ये, ठीक। ये ना दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, वो उनकी पोरस होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे इनकी मेम्ब्रेन भी क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। और ये फोल्ड बहुत सारे डीपली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स में, जैसे फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती है ना, उसमें फोल्डेड होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। इन क्रिस्टे के ऊपर बहुत सारी एटीपी जनरेटिंग असेंबलीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, हमने बात की थी अभी कि ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है, ठीक है। क्या बोल रहे थे इसको, हम क्रिस्टे बोल रहे थे। इसके अंदर ये एटीपी जनरेटिंग असेंबलीज होती हैं, ठीक। अब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, हम इसको बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, फूड ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटरमीडिएट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस बायोकेमिकल्स। ये जितने भी बायोकेमिकल की सिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल हो गया, कैरोटेनॉइड्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, उन सबके ये इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसमें खुद का डीएनए, आरएनए और एंजाइम्स होते हैं और ये खुद के प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, कि जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अगला ऑर्गेनील है हमारा प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स था ये टर्म, इट वाज कॉइन्ड बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट। कौन थे वो, अर्नेस्ट हैकेल। कौन से ईयर में, 1866 में, ठीक है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउल्ड ऑर्गेनील्स होते हैं, स्फेरिकल होते हैं ये, और सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं, ठीक है। इनका भी खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए हम इनको भी क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस, ठीक। दो टाइप के होते हैं प्लास्टिड्स बेसिकली, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं या फिर व्हाइट होते हैं। जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, मतलब ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। और जो ये क्लोरोप्लास्ट है, इस किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। जो ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोफिल के अलावा कुछ येलो या ऑरेंज पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, जो कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, ये क्या स्टोर करते हैं, ये स्टोर करते हैं स्टार्च को, प्रोटीन को और लिपिड्स को, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट कर रहे हैं स्टोर, किसको स्टोर कर रहे हैं, स्टार्च को, हम उसको बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। जो प्रोटीन को कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे एलिरोप्लास्ट,
जो लिपिड को कर रहे हैं हम उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलायोप्लास्ट। ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउल्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन जो इनकी मैट्रिक्स होती है वो कलरलेस होती है। ठीक है, वो उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कोलोइडल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक, ये जो इसकी मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट की, हम इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, दो मेम्ब्रेन है, इंटरनल मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है। ठीक, जो ये एक स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। सॉरी, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड बोलेंगे। लेकिन ये थाइलाकॉइड के स्टैक को क्या बोल रहे हैं हम, इसको हम बोल रहे हैं ग्रैनम। ठीक है, और जितने भी ग्रैनम है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू लैमिला। ओके, जो ये थाइलाकॉइड होता है ना, इसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं वैक्यूल्स की। जब हमने प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन देखा था, तो हमने देखा था कि वैक्यूल प्लांट सेल में कितना बड़ा था और एनिमल सेल में कितने स्मॉल स्मॉल थे या फिर थे ही नहीं। ठीक है, तो जो ये वैक्यूल्स होते हैं, ये फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में ये सिंगल होगा, बहुत लार्ज होगा। एनिमल सेल में ये स्मॉलर होंगे साइज में, और इट कैन बी मोर इन नंबर्स। ठीक, जो प्लांट सेल का वैक्यूल है वो कितना स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है, 50 to 90% का स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, जिसकी वजह से जितने भी बाकी ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल के दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक, ये स्टोर करते हैं सॉलिड या लिक्विड कंटेंट्स को। और जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है ना, इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये है वैक्यूल, ये प्लांट सेल में है, कितना बड़ा है, राइट, और बाकी सब कितने साइड में शिफ्ट हो गए हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल होता ही नहीं है, और अगर होता भी है ना तो बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब वैक्यूल फंक्शन क्या करता है, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक, इट ऑल्सो प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल्स। ठीक है, अब बात आती है सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन बेसिकली क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे नए सेल बनते हैं, हम उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। आखिर सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों होना चाहिए? सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड सेल्स, डेड सेल्स या फिर इंजर्ड सेल्स। इन सबको रिप्लेस करने के लिए या सेल की ग्रोथ करने के लिए क्या जरूरी है, सेल डिवीजन जरूरी है। या फिर जब हम गैमीट फॉर्मेशन की बात करते हैं, उसके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। दो टाइप का सेल डिवीजन होता है बेसिकली, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो ये माइटोसिस है, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसमें मदर सेल होती है ना, वो डिवाइड करती है इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, और जो डॉटर सेल्स होती है ना, इनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने मदर सेल में होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। और ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है ग्रोथ में और रिपेयर ऑफ टिश्यूज में। ठीक है, जो मियोसिस है इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्यों? क्यों, इसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर है ना वो हाफ हो जाता है, और जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है ना वो हैप्लॉइड होती हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है दोनों की, कि ये माइटोसिस है, ये मियोसिस है। इसको क्या बोल रहे थे हम, इसको बोल रहे थे इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो जो डॉटर सेल्स है उसमें सेम है एज पर दी मदर। मियोसिस को हम बोल रहे थे रिडक्शनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि इसमें हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमने बात की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, फिर सेल डिवीजन क्यों होता है, ये सब हमने आज बात की है। अगली क्लास में हम बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।